नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों को लेकर अहम जानकारी साझा की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को 25 नवंबर को पंजाब के शिक्षा मंत्री को दिल्ली और पंजाब में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को बेलगाम सांड बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को एक बार फिर देश को बंटवारे का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सवर्ण महिलाओं को भी काम के लिए घर से खींच कर निकालें तभी समानता आएगी। दरअसल अनूपपुर में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था ने नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन उप तहसील फुनगा ने किया था। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ठकार अपने घर की महिलाओं को समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने नहीं देते। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग अपने घर की महिलाओं को कैद करके रखते हैं। उन्होंने कहा कि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से खींचकर काम के लिए निकालना पड़ेगा। उनका यह बयान बुधवार का है, जब पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी इस तरह की विवादित टिप्पणियां वो कर चुके हैं। मंत्री पहले भी कांग्रेस प्रत्याशी रहे विश्वनाथ सिंह कुजान की पत्नी पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने बीजेपी से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकियों की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद सेना ने कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाए हैं। उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा आतंकियों को मार भी गिराया गया है। सभी आतंकी जो हाल ही में नागरिक हत्याओं में शामिल थे, इन मुठभेड़ों में मारे गए। एक ही आतंकी बासित बचा है जिसकी खोज जारी है। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि श्रीनगर में कोई भी एक्टिव आतंकी इस समय नहीं है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि प्रोफेशनल ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हमने हैदरपुरा घटना की जो सिट बनाई थी, जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं और अब भी हो रही हैं, लेकिन हम तैयार हैं कि किसी भी उस पार से रची गई साजिश को विफल किया जाए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की कोशिशों को रोका जाएगा, घुसपैठ नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा रामबाग इलाके में हुई मुठभेड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक गलत नैरेटिव पैदा कर रहे हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता को समझते हैं लेकिन कुछ ऐसा कहने की कोशिश करते हैं जो वास्तविकता से दूर है। कुछ लोग हैं जो हत्यारों को बेकसूर समझने लगे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार यानी कि 25 नवंबर को पंजाब शिक्षा मंत्री को दिल्ली और पंजाब शिक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा प्रणाली पर बहस की इच्छा व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि पंजाब और दिल्ली में उत्कृष्ट कई स्कूल हैं। मैं शिक्षा प्रणाली की स्थिति पर सार्वजनिक बहस के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री को आमंत्रित करता हूं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी बुधवार को मनीष सिसोदिया ने पंजाब के होशियारपुर में व्यापारियों और उद्योगपतियों की एक बैठक को भी संबोधित किया था। उन्होंने लोगों से आपको वोट देने की अपील की और साथ ही कहा कि दिल्ली की तरह एक बार फिर से आपको चुने। आप लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भूल जाएं। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसा ही सत्ता में नहीं आए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर आप सत्ता में वापस आती है तो वह आपकी सभी समस्याओं को हल करने का भरपूर प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेताओं, उद्योगपतियों, राजनेताओं और व्यापारिक नेताओं में असंभव को संभव करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोगों को भी ऐसे ही नेताओं को ही चुनना चाहिए जो जाग रहे हो, ना कि सोए हुए हो।
सिसोदिया ने आगे बताया कि पंजाब को एक दूरदर्शी सरकार, एक विचारशील मुख्यमंत्री और एक विचारशील दिशा निर्देश देने वाले की आवश्यकता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को बेलगाम सांड बताया। हैदराबाद में किसानों के एक सम्मेलन में टिकैत ने कहा कि बिना नाम लिए कहा कि वह देश भर में बीजेपी की मदद करते हैं। किसान नेता ने लोगों से कहा कि उन्हें हैदराबाद में ही बांध कर रखें। राकेश टिकैत ने कहा कि एक आपके यहाँ बेलगाम बिना नाथ वाला सांड आपने छोड़ रखा है, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यही मान कर रखो, वह देश में सबसे ज्यादा बीजेपी की मदद करता है, उन्होंने यहाँ से बाहर मत जाने दो। वह बोलता कुछ और है और उसका मकसद कुछ और होता है, या जांच कर लेना चाहिए, उसको बांधकर यहीं रखो, उसको हैदराबाद तेलंगाना से बाहर मत निकालो। टिकैत ने आगे कहा कि वह वहां जाएगा जहां बीजेपी की मदद करेगा, यह पूरे देश को पता है कि उसको बांध कर रखो, बेलगाम सांड है, ज्ञान कुछ और देगा, वह तोड़ मरोड़ कर काम करते हैं, वह एक और बी टीम दोनों एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी की बैकफुट से मदद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत ने गुरुवार को एक बार फिर से देश के बंटवारे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन की पीड़ा का समाधान विभाजन को निरस्त करना ही है। उन्होंने कहा कि दोबारा देश का विभाजन नहीं होगा। पुस्तक भारत के विभाजन के साक्षी का विमोचन करते हुए भागवत ने यह कहा कि भारत की पारंपरिक विचारधारा का सार सबको साथ लेकर चलना है, खुद को सही और दूसरों को गलत मानना नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुस्तक के लोकार्पण समारोह में कहा कि देश का बंटवारा कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। देश के विभाजन के लिए तत्कालीन परिस्थितियों से ज्यादा ब्रिटिश सरकार और इस्लामी आक्रमण जिम्मेदार थे। भागवत ने कहा कि इसके विपरीत इस्लामी आक्रांताओं की सोच यह थी कि वे खुद को सही और दूसरों को गलत मानते थे। अतीत में संघर्ष का मुख्य कारण यही था। अंग्रेजों की भी वही सोच थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अलगाव को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि यह 1947 का नहीं बल्कि 2021 का भारत है। विभाजन एक बार हो गया, वह दोबारा नहीं होगा। जो इसके उलट सोच रखते हैं वह खुद बर्बाद हो जाएंगे। आरएसएस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक भागवत ने कहा कि भारत के विभाजन की पीड़ा समाधान विभाजन को निरस्त करना ही है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने उपद्रवी तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सरकार के निर्णय को नहीं मानना फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग कानूनी, वैध और संवैधानिक चीजों का एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के लिए यह दावा करना एक फैशन बन गया है कि वे संविधान को स्वीकार नहीं करते। क्या यह देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है? कानून मंत्रालय ने एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा कि जब संसद कोई विधेयक पारित करती है, जब कानून विधानसभा कुछ कानूनों को मंजूरी देती है, तब तक यह कहने का कोई कारण नहीं है कि हम इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं या हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे जब तक यह असंवैधानिक ना हो। किरण रिजिजू ने यह भी टिप्पणी की कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले की है, जहां सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किया है। 40 किसान संघ पिछले 1 साल से इन किसानों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत एक बेहद लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमें विरोध करने का अधिकार है, वैचारिक मतभेद का अधिकार है, हमें असहमति
जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो कुछ भी किया जा रहा है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम संवैधानिक है, असंवैधानिक इस पर न्यायपालिका निर्णय देगी, ना कि लोग करें। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने फिर चन्नी सरकार को चेतावनी दी है। गुरुवार को मोगा रैली में सिद्धू ने कहा कि सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा है कि वह पार्टी की हिदायत पर चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ड्रग्स की स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट ना खुली तो मरण व्रत पर बैठ जाऊंगा। सिद्धू ने कहा कि कोर्ट की हिदायत है, यह रिपोर्ट खोलो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करो। सिद्धू इससे पहले भी एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार से भिड़ रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब पर 7 लाख करोड़ का कर्जा है, हम कर्जा लेकर कर्ज उतार रहे हैं। किसानों ने 1 लाख करोड़ कर्जे की बात कही गई है। सिद्धू ने कहा कि कर्जा उतारने की बजाय कोई यह क्यों नहीं कहता कि आगे से कर्जा नहीं चढ़ने देंगे। सिद्धू ने कहा कि वह रेत से सरकार को 2000 करोड़ और शराब से 20,000 करोड़ कमा कर देंगे। सिद्धू ने सीएम चरणजीत चन्नी के 100 रुपए केबल बिल पर कहा कि यह कोई मसला नहीं है, सवाल यह है कि पंजाब सरकार के खजाने में क्या आता है। सिद्धू ने कहा कि सुखवीर के करीबी जुझार ने सारे केबल ऑपरेटर गुलाम बना दिए हैं, खुद करोड़ों कमाए लेकिन सरकार के खजाने में कुछ नहीं आया। मैंने कानून बनाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की टेबल पर रखा। उन्होंने कहा कि जुझार को 4 साल की कैद करवाऊंगा। कैप्टन ने मुझे मना कर दिया, कहा कि इसे आगे भेज देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किताब से भावनाएं आहत होती हैं तो लोग इससे बेहतर किताब पढ़ सकते हैं। याचिका में कोर्ट से किताब के प्रकाशन, बिक्री, खरीद और वितरण पर बैन लगाने की मांग की गई थी। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। इस किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की थी। पिटिशनर ने कोर्ट से कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह किताब आर्टिकल 19 और 21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने पिटिशनर से कहा कि आप लोगों ने इस किताब को खरीदने से क्यों मना नहीं करते, आप उन्हें बताइए कि यह किताब सही नहीं है और इसे ना पढ़ें। पिटिशनर ने कोर्ट से कहा कि किताब की वजह से देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या किताब में लिखी कई बातों की वजह से देश में कोई सांप्रदायिक घटना हुई है। दंगे होने की बात करना महज एक आशंका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शुक्रवार को रेवाड़ी के बावल में विकास रैली होगी। सीएम इस रैली के जरिए 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 5 का उद्घाटन करेंगे। रैली में के मंच में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही डीसी ने रेवाड़ी जिले में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। सीएम रैली के तुरंत बाद दिल्ली प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए रवाना होंगे। बता दें कि बावल में इससे पहले वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री की रैली हुई थी, जिसमें मनेठी एम्स की घोषणा की गई थी, लेकिन एम्स का आज तक शिलान्यास नहीं हो पाया। हालांकि एम्स की तमाम अड़चनें अब दूर हो चुकी हैं। शुक्रवार को होने वाली विकास रैली में भी अहिरवाल को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे बाद बावल पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे सब्जी मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बावल के साथ रेवाड़ी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैली स्थल को जाने वाले रास्ते पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, टूटी सड़कों को भी ठीक कराया गया है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी नीलाम और कुर्क करने की कार्रवाई के बीच पुलिस अब उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी। फॉरेंसिक ऑडिट से चिटफंड कंपनियों की गुप्त प्रॉपर्टी और शेल कंपनियों में किए गए निवेश का पता लगाया जाएगा। पुलिस को शक है कि कई कंपनियों ने लोगों के पैसे शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं। इस वजह से उन पैसों और प्रॉपर्टी का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा पहली बार फॉरेंसिक ऑडिट होगा जो साइंटिफिक और हाईटेक होगा। वहीं चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टरों पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच रायपुर पुलिस ने गुरुवार को गोल्ड की इंफ्रावेंचर के फरार 2 डायरेक्टर धनेश कुमार वर्मा और गोवर्धन प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड के डायरेक्टर अनिल शर्मा व आनंद निर्मलकर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी रियासत पटियाला का ही पावर गेम हार गए। वह अपने गढ़ में अपने करीबी मेयर संजीव शर्मा बिट्टू की कुर्सी नहीं बचा सके। पटियाला नगर निगम हाउस की मीटिंग गुरुवार को बुलाई गई थी। इसमें कैप्टन ग्रुप बहुमत साबित नहीं कर सका। कैप्टन ने इसके लिए सभी सियासी दांवपेच खेले थे। उनकी सांसद पत्नी परनीत कौर और बेटी जयेंद्र कौर ने भी पार्षदों का समर्थन जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी वोट देने के लिए पटियाला पहुंचे थे। हालांकि कैप्टन ग्रुप का यह दावा जरूर कर रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव था, जिसे कैप्टन ग्रुप ने मात दे दी है। कैप्टन के कांग्रेस छोड़ने के बाद सीएम चरणजीत चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू का यह पहला बड़ा झटका है। इससे पहले कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटवाने में दोनों की बड़ी भूमिका रही है। पटियाला नगर निगम में 60 पार्षद हैं। इसके अलावा 3 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह, मंत्री ब्रह्मोइंदरा और हरिंदर पाल चंदू माजरा मेंबर हैं। इस तरह 63 वोट वाले हाउस में मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को 2/3 यानी कि 42 वोट चाहिए थे। उनके पक्ष में सिर्फ 25 वोट पड़े। सिर्फ पार्षदों के लिहाज से वह 31 का बहुमत भी हासिल नहीं कर सके। ममता बनर्जी ने मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। यह पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 विधायकों ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राज्य में कांग्रेस के 17 विधायक चुने गए थे। मेघालय में बिना चुनाव लड़े ही टीएमसी अब मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है, चूंकि पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने पाला बदला है। ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। माना जा रहा है कि विंसेंट एच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाए जाने के बाद ये संगमा नाराज चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक मुकुल संगमा ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से सितंबर से मुलाकात की थी। इसके बाद ही पूर्वोत्तर के इन राज्य में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की अटकलें लगाई जा रही थी। ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर हैं और मंगलवार को ही 3 बड़े नेताओं को ममता ने पार्टी ज्वाइन कराई थी। सबसे पहले जेडीयू के सांसद रह चुके पवन वर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद पत्नी पूनम आजाद के साथ ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। यहां पहले से मौजूद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके चंद घंटे बाद ही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद रह चुके अशोक तंवर भी ममता से मिले और टीएमसी में शामिल हो गए। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने के 3 दिन पहले गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर स्ट्रेटेजिक कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में जहां केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने को लेकर चर्चा हुई, वे पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर भी नेताओं ने बातचीत की। मीटिंग खत्म होने के बाद राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मेघालय में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने के पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा किया। वहीं भाजपा को हराने के लिए उन्होंने विपक्ष की एकता को भी जरूरी बताया। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में ही कांग्रेस के कीर्ति आजाद और हरियाणा में पार्टी छोड़ चुके अशोक तंवर जैसे बड़े चेहरे टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले असम में भी पार्टी की सांसद रही सुष्मिता देव और प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली है। खड़गे ने कहा कि यह एक साजिश के तहत हो रहा है। हमारी पार्टी के लोग, खासकर हमारी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और आला कमान के अन्य लोग इस पर नजर रखे हुए हैं। वे निर्णय लेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम संसद में भाजपा को हराने और उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आने की कोशिश करेंगे। चाहे हम किसी भी पार्टी या विचारधारा के हों, हमेशा हमारे साथ रहे लोगों से मिलकर हम जीत हासिल करेंगे।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने को आज यानी 26 नवंबर 2021 को एक साल पूरा हो गया। इस अवसर पर आज गाजीपुर समेत सिंगू, टिकरी, शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायतें आयोजित होंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। यहाँ खुद राकेश टिकैत मौजूद रहेंगे। एक साल पूरा होने पर घटनास्थल पर टेंट तंबुओं को व्यवस्थित किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज सभी बॉर्डर पर लोग आएंगे और बातचीत करेंगे। अभी तो आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार अगर बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वे बात ही नहीं करना चाहते, बिना बात के कैसे समाधान निकलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी है और बड़े बड़े पत्थरों से बैरिकेड्स जेसीबी मशीन से रखवा दिए हैं। पिछले दिनों 16 लेयर बैरिकेडिंग हटाई गई थी, अब फिर से 7 लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शपथ पत्र के साथ कहा था कि रास्ते हमने नहीं रोके हैं। यह ताजा तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जिसमें बैरिकेड्स की बिल्डिंग की जा रही है। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश का संविधान सभा ने मौजूद संविधान को विधिवत रूप में अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं। वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए थे। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।